आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। रियलिज्म एक्सप्लेन्ड सिंपली, इस टाइटल के अंतर्गत दर्शन शास्त्र में यानी फिलॉसफी में आपके सामने कुछ विचार प्रस्तुत किए जाएंगे और सरल से सरल शब्दों में इस विषय को प्रकट करने का प्रयास किया जाएगा। रियलिज्म यानी वास्तववाद के अंतर्गत रिप्रेजेंटेटिव रियलिज्म यानी प्रतिनिधिनात्मक वास्तववाद, नियो रियलिज्म नव वास्तववाद, क्रिटिकल रियलिज्म यानी समीक्षात्मक वास्तववाद, ये तीन रूप जो हैं वो दिखाई पड़ते हैं। तो सबसे पहले हमको ये जानना पड़ेगा कि रियलिज्म होता क्या है। तो सामान्य तौर पर इतना जानना चाहिए कि जैसे हम अपनी आँखों से किसी चीज़ को देख रहे हैं तो इसमें माना यह जाता है कि जो बाहर का संसार होता है वो वास्तविक होता है, यानी ज्ञाता की सत्ता जानने वाले की एक सत्ता होती है। हम जानने वाले हैं, हम अपनी आँखों से इंद्रियों से बाह्य संसार को देख रहे हैं, तो बाह्य जो संसार होता है उसकी वास्तविक सत्ता होती है और ज्ञाता की भी सत्ता होती है। तो इस आधार पर रियलिज्म में ये माना जाता है कि ज्ञाता और ज्ञान, जो ज्ञान प्राप्त होगा मानी सी बात है कि बाहर की वस्तुओं का ही होगा। तो ऐसे में ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय का मतलब वस्तुएं जिनको जाना जा रहा है, तो बाहर की वस्तुओं की वास्तविक सत्ता है, ये है रियलिज्म का मतलब वास्तववाद। यानी इस दर्शन में माना जाता है कि संसार की जितनी भी वस्तुएं हैं वो वैसी ही हैं जैसे बाहर संसार में हैं। ये हमारे मन की कोई कल्पना नहीं कि स्वप्न में जैसे चीज़ों को हम देखते हैं वैसी स्थिति नहीं है, बल्कि उनकी वास्तविकता बाहर है, जैसी वो हैं वैसी ही है और हमको ज्ञान प्राप्त होता है। हम अभी आप आगे देखेंगे कि प्रतिलिपि के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करेंगे, क्योंकि हम इंद्रियों के माध्यम से बाहर की वस्तुओं को जानेंगे तो बाहर की वस्तुओं की एक इमेज, संवेदन, सेंसेशन हमारी आंखों पे पड़ेगा, एक प्रतिलिपि पड़ेगी। उस प्रतिलिपि को हम प्रतिनिधि कह सकते हैं, उसके माध्यम से हम अनुमान के ज़रिए जान पाएंगे कि बाहर की कोई वस्तु है। यही स्थिति अभी आप आगे देखेंगे। तो एक सिंपल मतलब सामान्य तौर पर हमने जान लिया कि वास्तववाद का क्या मतलब है कि बाहर यानी संसार में जितने भी वस्तुएं हैं उनका वास्तविक अस्तित्व तो बाहर स्थापित है। तो हमने ये देख लिया कि व्हाट इज रियलिज्म, यानी ज्ञेय पदार्थ का अपना स्वतंत्र अस्तित्व होता है। ज्ञेय पदार्थ यानी बाहर के जो वस्तुएं हैं वो ज्ञेय हैं, उनको जाना जाता है। अर्थात वस्तु ज्ञाता की चेतना से स्वतंत्र होती है। ये नहीं कहा जा सकता कि चीज़ें कंसेप्चुअल होती हैं, मानसिक होती हैं। जैसे बर्कले ने कहा है कि सत्ता अनुभव मूलक होती है, बाहर कोई चीज़ नहीं होती, सब कुछ मन में ही रहता है। यानी ईश्वर के माध्यम से संवेदनों का निर्माण किया जाता है, आत्मा स्व संवेदनों की रचना करती है, उसके माध्यम से ज्ञान की प्रक्रिया संपन्न होती है। ऐसा नहीं माना जाता। इस दर्शन में माना जाता है कि वस्तुओं की सत्ता बाहर स्थापित होती रहती है, अर्थात वस्तु ज्ञाता की चेतना से स्वतंत्र होती है। चेतना यानी कॉन्शियसनेस, ज्ञाता माने जानने वाला। संसार जिस रूप में दिखाई पड़ता है वह उसी रूप में सत्य होता है। वस्तु अनुभवकर्ता के अनुभव से स्वतंत्र होती है। यानी हमारी चेतना का विषय नहीं कि हमने कॉन्सेप्ट के आधार पर, यानी बाहर कुछ नहीं है, हमारे मन में ही सब है जैसे स्वप्न में हम देखते हैं, ऐसी स्थिति नहीं है। हमारी अपनी एक स्वतंत्र सत्ता है, चेतना के तौर पर है, बाहर वस्तुओं की अपनी सत्ता है। अब इन दोनों सत्ताओं के संबंध में प्रतिलिपि के माध्यम से, सेंसेशन के माध्यम से, संवेदना के माध्यम से हम बाहर की वस्तुओं का ज्ञान प्राप्त करेंगे। अब इसमें समस्याएं भी आएंगी। ये जो जितने भी आपके सामने यहाँ पे आप देखें, ये जो विचारधारा है, यानी रिप्रेजेंटेटिव रियलिज्म का मतलब क्या है? रिप्रेजेंटेटिव मतलब प्रतिलिपि, जो प्रतिनिधि आ रहा है। प्रतिनिधि का मतलब क्या है? जो चित्र आ रहा है पहाड़ का, आंखों में एक चित्र पड़ा पहाड़ का, तो वही प्रतिलिपि है, उसी को हम प्रतिनिधि कह लेंगे और उसी के ज़रिए हम अनुमान करेंगे बाहर पहाड़ है, कहने का मतलब। इसलिए रिप्रेजेंटेटिव रियलिज्म की मतलब है कि एक प्रतिलिपि बाहर रहती है और उसी के माध्यम से वास्तववाद की स्थापना होती है। हम जान लेते हैं अनुमान के माध्यम से बाहर पहाड़ है। अब इसी में नियो रियलिज्म की बात आ रही, नव वास्तववाद में। तो समस्याएं तीनों में हैं, तो अपना इनका मत है और फिर इस पर समीक्षा की गई है, उसको भी देखा जाएगा। तो ये हमने देख लिया कि रियलिज्म क्या है, कि बाहर की वस्तुओं की अपनी स्वतंत्र सत्ता होती है, अनुभवकर्ता के मन से अलग उसकी सत्ता अपनी होती है। हमारा अब इसमें प्रमाण भी दिया जाएगा। मानी सी बात है कि हमारा दैनिक अनुभव ही है ऐसा है कि हम अगर किसी पहाड़ हमारे सामने है तो हम पहाड़ देखते हैं और यही सबसे बड़ा प्रमाण भी है। तो बताया जा रहा है कि हमारा दैनिक अनुभव और ज्ञान इस बात को प्रमाणित करता है कि बाह्य वस्तुओं की अपनी स्वतंत्र सत्ता होती है। यदि सभी वस्तुएं ज्ञाता के मन पर निर्भर हैं, अगर मान लिया जाए, अगर कोई ये कहे
कि भाई ऐसे कैसे कहा जा सकता है, हो सकता हो कि सारी वस्तुएं तो हमारे मन पर ही हैं, सत्ता अनुभव मूलक है। बर्कले ने कहा था कि मन में ही सब कुछ होता है, बाहर कुछ होता नहीं है। तो एक समस्या के आधार पर इसको प्रमाणित किया जा रहा है, इस बात को काटा जा रहा है कि ये चेतनात्मक स्थिति नहीं है कि चेतना में वस्तुएं प्रकट हो रही हैं, बाहर नहीं है। इसको काटा गया है। तो बाहर की वस्तुओं को तर्क के माध्यम से स्थापित किया गया है। कैसे स्थापित किया गया? तो प्रमाण दिया जा रहा है कि यदि सभी वस्तुएं ज्ञाता के मन पर निर्भर हैं, यानी ज्ञाता के मन की ही उपज हैं और प्रत्ययमान है, मात्र है, बाहर नहीं है, मन के अंदर है, बस पहाड़ बाहर नहीं मन के अंदर है, तो ऐसा कहने के लिए वह व्यक्ति अधिकारी नहीं रह पाएगा कि किसी भी वस्तु का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। फिर यह नहीं कहा जा सकता कि किसी वस्तु का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, क्योंकि जब सारी चीज़ें मन में ही है तो फिर हम ये अधिकार खो बैठेंगे कि हम कहें कि किसी वस्तु की सत्ता नहीं है। ये नहीं कह पाएंगे। हम ये तब कह पाएंगे किसी वस्तु की सत्ता नहीं जब वो वस्तु बाहर हो। हम बता सकते हैं कि बाहर वो वस्तु नहीं है। कमरे में अगर मेज़ नहीं है तो हम बता सकते हैं कमरे में मेज़ नहीं है। लेकिन अगर हम सिर्फ प्रत्यात्मक बात कर रहे हैं, कंसेप्चुअल बात कर रहे हैं, मन की बात कर रहे हैं, तो फिर ये अधिकार हम खो देंगे कि बाहर किसी चीज़ की यानी सत्ता नहीं है। कहने का तो ये अधिकार फिर हमारे अंदर फिर नहीं रहेगा, क्योंकि जब मन में है तो मन में तो चीज़ें रहती हैं, बाहर कहाँ जाएंगी। तो हम इस अधिकार से च्युत हो जाएंगे, खाली हो जाएंगे। ये नहीं कह पाएंगे हम कि किसी भी वस्तु का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं। इस प्रकार का वाक्य हम नहीं कह सकते। इस आधार पर तर्क दिया गया है कि बाहर वस्तुओं की सत्ता होती है। मूर भी इस बात को कहते हैं, प्रसिद्ध दार्शनिक हैं, कि चेतना अपने आप में निराकार और अमूर्त होती। बताते हैं जो चेतना होती है, कॉन्शियसनेस की बात कही जा रही है, तो वो निराकार और अमूर्त होती है। इसको देखा नहीं जा सकता, उसका कोई आकार चेतना का नहीं होता है, उसे लाल पीला गोल आदि नहीं बताया जा सकता। इससे सिद्ध है कि बाह्य जगत की वस्तुओं का स्वतंत्र अस्तित्व है। बाहर की वस्तुएं, हमारे सामने एक गुलाब खिला हुआ है, लाल कलर का गुलाब है, हम लाल रंग देख रहे हैं। गुलाब का एक चौड़ाई है, वो गोल होता है, उसका एक आकार होता है। लेकिन जैसी उसकी वस्तुनिष्ठता बाहर है एक आकार संयुक्त लालिमा के साथ, तो क्या कॉन्सेप्ट में जो प्रत्यय होता है, इमेजिनेशन के फॉर्म में सोचें कि हम कल्पना में जिन चीज़ों को सोचते हैं, तो क्या उसमें कोई मोटाई लंबाई या जिस प्रकार का ठोसपन है कोई विचार में होता है? नहीं होता है। तो इस आधार पर मूर स्थापित करते हैं कि अगर हम चीज़ों को कॉन्शियसनेस के लेवल पर सोच लेंगे कि बाहर नहीं है, सब मन में ही होता है, तब समस्या पैदा हो जाएगी। क्योंकि मन में रहने वाले विचार ना तो लाल होते हैं ना पीले होते हैं, और उनकी मोटाई लंबाई की बात भी नहीं रह पाएगी, यानी इसमें तालमेल स्थापित नहीं हो पाएगा। इसलिए बाहर वस्तुओं की सत्ता होती है। यानी गोले लाल पीले आदि आकार वाले प्रत्यय नहीं होते हैं, वो तो बस चेतना में प्रकट होते हैं, चेतन होते हैं। तो इस आधार पर एक असंगति पैदा हो रही है, मतलब बैलेंस नहीं बन पा रहा है, इसलिए बाहर वस्तुओं की सत्ता है। तो बता रहे हैं मूर के अनुसार चेतना अपने आप में निराकार और अमूर्त होती है, और उसे लाल पीला गोल आदि नहीं बताया जा सकता। अगर वो एक गोल पत्थर सामने है तो उसका एक ठोस आकार है, उसकी एक लंबाई, तब एक आकार वाला है पत्थर वो। ऐसे में चेतना में जो एक विचार उभरता है वैसा नहीं होगा जैसा कि बाहर है वो चीज़, इसलिए बाहर वस्तुओं की सत्ता होती है। तो इस आधार पर पीला गोल आदि नहीं बताया जा सकता। इससे सिद्ध है कि बाह्य जगत की वस्तुओं का स्वतंत्र अस्तित्व होता है, या बाह्य जगत की वस्तुओं का स्वतंत्र अस्तित्व है, ये बात स्थापित हो जाती है। यानी चेतना और बाह्य वस्तु में अंतर है। बाहर की वस्तुओं की लंबाई चौड़ाई, उसमें ठोसपन सारी चीज़ें हैं, लेकिन चेतना में जो हम अगर कॉन्सेप्ट के आधार पर सोचें तो उसमें अंतर आ जाएगा। इस आधार पर बाहर की वस्तुओं की सत्ता होती है। अब ये तो विचार हमने मतलब रियलिज्म का मतलब समझ लिया दर्शन में। अब हम आते हैं इसके प्रकार के बारे में देखेंगे। वास्तववाद के जो 3 प्रकार के भेद हैं उसको जानने का प्रयास करेंगे। तो देखें यहाँ पे बताया जा रहा है काइंड्स ऑफ रियलिज्म की बात आ रही है, वास्तववाद के भेद बताए जा रहे हैं, रिप्रेजेंटेटिव रियलिज्म की बात आ रही है, प्रतिनिधिनात्मक वास्तववाद की बात आ रही है। इसमें 3 चीज़ें होंगी। ज्ञाता यानी जानने वाला कोई इंसान मनुष्य, एक प्रतिमा होगी और ज्ञेय पदार्थ होगा। प्रतिमा यानी वही प्रतिनिधि, रिप्रेजेंटेटिव की बात हो रही है। अब प्रतिनिधि का मतलब क्या होता है? जैसे हम एग्ज़ाम दे रहे हैं, अब हम एग्ज़ाम परीक्षा दे रहे हैं तो फ़ोटो हमसे अगर मांगी गई ताकि मिलान किया जाए, हमने तस्वीर निकाल के परीक्षक को दिया, उन्होंने तस्वीर देखा और हमारे चेहरे पे एक दृष्टिपात किया उन्होंने, तो ये समझ लिया कि हाँ एक ही जैसे हैं। तो यही कहने का अर्थ ये है कि बाहर की वस्तुओं की इमेज आती है, हमारे मन में वो इमेज जाती है, और उस आधार पर अनुमान करके बताते हैं कि बाहर पर्वत है, बाहर कोई वस्तु है या कोई जानवर है, हम ये समझ लेते हैं। यानी सीधे हम किसी चीज़ को जान नहीं सकते। इंद्रियों के माध्यम से जो इमेज आएगी उसके आधार पर हम बाहर की वस्तुओं का अनुमान ही कर पाएंगे।
क्योंकि प्रतिनिधि जो होता है उसके अलावा वो प्रतिलिपि जो इमेज है उसके अलावा हमारे पास कोई और माध्यम नहीं कि हम बता सकें कि बाहर कोई वस्तु है, क्योंकि उसी प्रतिलिपि से तो हमारा सामना हो रहा है। यानी जो फोटोकॉपी आ रही इमेज आ रही है उसी का तो हमें बस सामना है, बस बाहर हम सीधे जान नहीं सकते। तो इस आधार पर इसमें समस्या आएगी कि हम ये कैसे बता सकते हैं, हमारे पास कोई रास्ता तो है नहीं है, हम कैसे बता सकते हैं इमेज के आधार पर कि बाहर कोई वस्तु है। अनुमान हमारा असंगत भी तो हो सकता है। कहने का अर्थ है ये है कि मान लिया कि रस्सी पड़ी हुई है, हमको सांप दिख रही है, तो ऐसे आधार पर हम सांप समझ रहे हैं, भ्रम की स्थिति पैदा होगी तो समस्या यहाँ आ रही है। हम डर रहे हैं, बाहर उसको सांप समझ रहे जबकि है वो रस्सी। तो इस आधार पर जो प्रतिलिपि आ रही है, इमेज आ रही है, तो सांप की आ रही है जबकि है वहाँ पर रस्सी, तो समस्या आ गई। तो ये समस्या वहाँ पर समीक्षा में या आपको दिखेगी। कहने का अर्थ है कि कोई भी विचारधारा होती है तो उसमें कहीं ना कहीं समस्याएं आती है, विद्वान लोग उसमें समस्याओं को बताते हैं, यहाँ ये प्रॉब्लम आ रही है। तो ये बात हमने समझ लिया कि रिप्रेजेंटेटिव रियलिज्म का मतलब क्या है। यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव का मतलब ही है जो प्रतिनिधि यानी प्रतिनिधिनात्मक वास्तववाद का मतलब ये है कि बाहर संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं सबकी एक इमेज आती है और हमारे इमेज आती है, मन में जाती है, फिर हम अनुमान करते हैं बाहर कोई चीज़ है। इसी को कहा जाता है प्रतिनिधिनात्मक वास्तववाद। ज्ञाता की सत्ता होती है, जानने वाले की मन के माध्यम से जाना जाता है। एक प्रतिमा, एक इमेज, एक प्रतिनिधि कह ले, प्रतिलिपि कह लें, वो गेय पदार्थ की, कोई पहाड़ हो, कोई भी बाहर कोई जानवर हो, वो गेय है, उसको जाना जा रहा है। तो कैसे जानना है उसको? इमेज के आधार पर जानना है। कौन जान रहा है? किसी इंसान के द्वारा जाना जा रहा है। कैसे जाना जा? मन के माध्यम से। यानी मनुष्य का प्रतिमा से, वस्तु की प्रतिमा से संबंध होता है। बस इसके आधार पर अनुमान किया जाएगा कि यहाँ कोई पहाड़ है, कोई जानवर है। इस आधार पर ही ये चीज़ सिद्ध हो पाएगी। बाह्य वस्तुओं की सत्ता को हम अनुमान के माध्यम से जान पाएंगे। अब इसमें भ्रम को लेकर के समस्या आ जाएगी, क्योंकि अगर ये मान लिया जाए तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि अब यहाँ तो सांप की प्रतिमा आ रही है जबकि यहाँ पे रस्सी है और हमको ये चित्र दिखाई पड़ रहा है सांप का। क्योंकि ऐसा होता है भ्रम में कि रहती है रस्सी और यहाँ प्रतिमा है सांप की, हमको सांप नजर आ रहा है। तो हम इसकी व्याख्या कैसे करेंगे? जो हमको ज्ञान प्राप्त होगा तो इस आधार पर तो यही बताया जाएगा कि भाई जो डायरेक्ट हमको सेंसेशन मिल रहे हैं उसके आधार पर बाहर हम ये समझ लेंगे सामने एक पेड़ है ये। तो इस आधार पर कहा जा सकता है कि प्रतिलिपि के आधार पर हम ज्ञान की सत्यता या असत्यता के बारे में कोई निर्णय करेंगे। लेकिन इसमें समस्या क्या आ जाएगी? समस्या यह आ जाएगी वहाँ पे है रस्सी और हम उसको देख रहे हैं सांप के तौर पर, तो हम तो उसको सांप ही समझेंगे जबकि है वहाँ पे रस्सी। तो इस आधार पर जो हमारा ज्ञान है उसमें कहीं ना कहीं विसंगति पैदा हो जाएगी। कहने का अर्थ ये है कि वास्तविकता जो है, ज्ञान की जो वास्तविकता है वो स्थापित नहीं हो पाएगी भ्रम की वजह से। तो इसलिए बताया गया है प्रतिनिधिनात्मक वास्तववाद में कि बाहर की वस्तुएं हम अनुमान के माध्यम से, एक इमेज के माध्यम से हम अनुमान कर लेते हैं कि बाहर कोई वस्तु है। बाह्य वस्तु हमारे मन के अंदर अपनी एक प्रतिलिपि उत्पन्न कर देती है जिसके माध्यम से हम उस वस्तु को जानते हैं। अगर बाह्य वस्तु की प्रतिलिपि सत्य होगी तो हमारा ज्ञान भी सत्य होगा। लेकिन यहाँ समस्या वही आ रही है कि बाहर तो रस्सी है, हम देख रहे हैं सांप, तो अब कैसे इसका निर्णय करेंगे? इस प्रकार स्पष्ट है कि ज्ञान की सत्यता के लिए प्रतिलिपि और बाह्य वस्तु के बीच तालमेल होना चाहिए ना। प्रतिलिपि और जो बाह्य वस्तु के बीच तालमेल होना चाहिए, तभी हम बता पाएंगे। अगर हमारे सामने पर्वत है और हम देख रहे हैं कि हाँ पहाड़ है, कहने का अर्थ है उसकी प्रतिलिपि आ रही है, तो ज्ञान एकदम सत्य है। लेकिन बहुत सारे मामलों में सत्य नहीं हो पाएगा। वहाँ तो वहाँ रस्सी पड़ी हुई है और हमको दिखाई पड़ रही है सांप के तौर पे हुए, तो अब ऐसे में विसंगति पैदा हो गई। हम तो सच मान के चल रहे हैं जबकि वहाँ पे सच्चाई नहीं है, कहने का अर्थ है वहाँ तो रस्सी है। तो इसमें यह समस्या आ जाती है। भ्रम की जो समस्या है इसका समाधान करने के लिए ये जो मतलब भ्रम की जो समस्या है, इस सिद्धांत को कहीं ना कहीं खंडित करने का काम इस सिद्धांत को किया जाता है भ्रम के माध्यम से। भ्रम की जो समस्या है उसका समाधान वैज्ञानिक दार्शनिक नहीं कर पाते हैं, आगे भी ये समस्या बनी रहती है। इस प्रकार से हम प्रतिलिपि के अनुमान के आधार पर बाह्य वस्तु को सत्य या असत्य मानते हैं। अब यहाँ बताया जाए नियो रियलिज्म की बात आ गई। अब तो हमने उस सिद्धांत को देख लिया, रिप्रेजेंटेटिव वाला रियलिज्म का। अब आते हैं नव वास्तववाद, नियो रियलिज्म की बात आ रही है, क्योंकि उसमें भ्रम की समस्या थी। अब यह भ्रम की समस्या का निदान करेंगे। वहाँ भ्रम की प्रॉब्लम बनी थी, उसको हल करने का प्रयास ये करेंगे। इसके अनुसार वस्तु का हमें सीधे प्रत्यक्ष ज्ञान होता है। यानी वहाँ तो बताया जा रहा था रिप्रेजेंटेटिव वाले में कि हम प्रतिलिपि के माध्यम से अनुमान करते हैं बाहर कोई वस्तु है, यही हो भी पाएगा। लेकिन इसमें बताया जा रहा है कि ऐसा नहीं है भाई, हम सीधे सामने पेड़ है, आम का पेड़ है, हम सीधे उस आम के पेड़ को जानेंगे। कोई इमेज की बात नहीं है कि सीधे डायरेक्ट हमारा कॉन्टैक्ट इंद्रियों का होता है, यानी सीधे विषयगत ज्ञान हमारे इंद्रियों का विषय से संपर्क होता है, कोई इमेज की बात नहीं आ रही है। तो बताया जा रहा है कि वस्तु का हमें सीधे प्रत्यक्ष ज्ञान होता है, यहाँ ये बताया जा रहा है। और भ्रम की वस्तु का भी बाह्य अस्तित्व मानने के कारण सर्व वस्तुनिष्ठतावाद के समर्थक हो जाते हैं।
अब ये कैसे समाधान करेंगे? तो भ्रम की समस्या के समाधान में बताते हैं कि जो भ्रम होता है वो मानसिक नहीं होता है, मन से उसका कोई संबंध नहीं है, वो बाहर होता है। कहने का अर्थ ये है कि जो रस्सी में हमको सांप दिखाई पड़ता है तो वाकई हकीकत में वो सांप होता है, लेकिन किस रूप में होता है? वो होता है सब्सटेंस के तौर पर होता है। यानी बस एक समझ ले कि वो एग्जिस्टेंस के फॉर्म में नहीं होता, लेकिन होता है बाहर। वो मन यानी भ्रम मन में नहीं होता, वहीं होगा वो। यानी रस्सी जो है सांप के रूप में दिख रही है तो वो वास्तविकता है, लेकिन किस रूप में वास्तविकता है? सब्सटेंस के तौर पर है, एग्जिस्टेंस नहीं है, वहाँ पे सांप है नहीं। लेकिन अब क्योंकि प्रतीति सांप की हो रही है तो इस आधार पर वो भ्रम को बाह्य वस्तुओं में आरोपित कर देते हैं, मन से हटा देते हैं और इसका समाधान करने का प्रयास करते हैं, लेकिन समस्या बनी रहती है, समाधान नहीं हो पाता है। बता रहे हैं कि भ्रम की समस्या का समाधान करने के लिए सब्सटेंस और एग्जिस्टेंस की बात करते हैं, और इस वजह से पैन ऑब्जेक्टिविज्म के समर्थक हो जाते हैं सर्व वस्तुनिष्ठतावाद। यानी भ्रम भी बाहर है, हर वस्तु भी बाहर है, स्वप्न की चीज़ें भी बाहर हैं, स्वप्न भी मन में नहीं है। भ्रम विभ्रम जितनी भी चीज़ें होती हैं, क्योंकि स्वप्न में भी हम जब स्वप्न देखते हैं तो मन के अंदर चलता रहता है। तो कहा जा सकता है कि भाई जिस तरह से स्वप्न में चीज़ें चलती हैं, हम पूरा संसार देखते हैं, तो कैसे माने कि बाहर का संसार वास्तविक है? हम चेतना में ही सब कुछ देख रहे हैं, बाहर तो कुछ है नहीं, जैसे सत्ता अनुभव मूलक है, बर्कले बताते हैं। तो ये जो समर्थक हैं नियो लिबरलिज्म के, वो बताने का प्रयास करते हैं नववास्तववाद के कि जो भ्रम है, स्वप्न की वस्तुएं हैं, वो मन में नहीं हैं, बाहर हैं सब, और इस आधार पर वो सर्व वस्तुनिष्ठतावाद के समर्थक हो जाते हैं, यानी पैन ऑब्जेक्टिविज्म के समर्थक हो जाते हैं कि जो रस्सी में सांप दिखाई पड़ रहा है, वहाँ रस्सी है कि सांप की प्रतीति हो रही है, सांप हमको दिखाई पड़ रहा है, तो वो सब्सटेंस के तौर पर है, बस उसका एक चित्र दिखाई पड़ रहा है, वहाँ एग्जिस्टेंस नहीं है सांप का, और इस आधार पर भ्रम को बाहर कह देते हैं, लेकिन इससे समस्या का समाधान नहीं होता है। अब यहाँ पर आते हैं हम क्रिटिकल रियलिज्म की बात करते हैं, समीक्षात्मक वास्तववाद। वहाँ भ्रम की समस्या बनी रहती है, इसलिए कि समाधान हो नहीं पाएगा। किस आधार पर समाधान हम करेंगे? हमारी समस्या तो जस की तस बनी हुई है, हम चाहे भ्रम को बाहर कर दें या भ्रम को मन में कर दें, बाहर भी कर देंगे तब भी वहाँ तो रस्सी है, लेकिन सांप की प्रतीति हो रही है। तो ज्ञान किस आधार पर सत्य होगा? ज्ञान की सत्यता या असत्यता कोई निर्णय तो हो नहीं पाएगा, तो समस्या बनी हुई है। अब समीक्षात्मक वास्तववाद के अंदर क्या कहा जा रहा है? क्रिटिकल रियलिज्म की बात की जा रही है। इसकी स्थापना अमेरिका के दार्शनिकों ने की थी। भ्रम की आलोचना किए जाने के संदर्भ में संप्रदाय बना था। यानी नियो लिबरलिज्म के अंदर जो समस्या आ गई थी कि भ्रम को बाहर साबित कर दिया था, बाहर उसकी सत्ता स्थापित कर दिया था, तो ये विचारक जो है नहीं मानते हैं, इसकी आलोचना करते हैं और भ्रम की अपनी व्याख्या करते हैं। यह ज्ञान का त्रिपक्षीय सिद्धांत है, इसमें ज्ञाता, ज्ञेय और इंद्रिय प्रदत्त की बात आती है। अब एक इंद्रिय प्रदत्त की एक नई बात लेकर आए जिसको सेंस डेटा कह सकते हैं हम। इंद्रिय प्रदत्त जो होता है, यानी जैसे एक पहाड़ है, बाहर हमें एक नीली वस्तु देख रहे हैं, हम खड़े हुए हैं सड़क पर और हम चल रहे थे, जा रहे थे, हमें कोई नीली वस्तु दिखाई पड़ी बहुत दूर से। अब वो पानी भी हो सकता है क्योंकि पानी नीले कलर का होता है, कोई शीशा भी हो सकता है, कहने का अर्थ है। लेकिन जो नीलापन जो हमको दिखाई पड़ रहा है वही सेंस डाटा है। अब उस नीले के आधार पर हम अनुमान करेंगे, तर्क करेंगे, कहीं ना कहीं बुद्धिमत्ता का प्रयोग करेंगे कि वहाँ क्या चीज़ होगी। तो हमने नीलेपन को ले लिया बस, बाकी किसी चीज़ को नहीं लिया, क्योंकि वहाँ तो किसी चीज़ की भी संभावना हो सकती है। पानी भी हो सकता है, कोई पदार्थ भी नीला हो सकता है, शीशा हो सकता है, कोई नीला वहाँ पड़ा हुआ हो, कहने का अर्थ है ये। तो इसी को कहा जाता है इंद्रिय प्रदत्त, सेंस डेटा कहा जाता है। तो बताया जा रहा है तीन चीज़ें होती हैं, एक तो ज्ञाता जानने वाला है, और एक ज्ञेय पदार्थ है, वहाँ पर कोई वस्तु है जिसको हम नीले रंग के आधार पर जानने, अभी हम डिसीजन नहीं ले पाए हैं कि वो पदार्थ पानी है कि वो शीशा है, क्या है, हमने निर्णय नहीं लिया है, लेकिन ज्ञेय है। और एक इंद्रिय प्रदत्त आ रहा है जो हमने नीलापन लिया हुआ है, कहने का आधार ये है। अब इंद्रिय प्रदत्त अगर उस ज्ञेय पदार्थ के समान होगा, कहने का हमने निर्णय ले लिया कि वहाँ जल है, अब ये हमारा डिसीजन होगा, हम अपने आधार पर ही करेंगे, तभी वो ज्ञान सत्य हो पाएगा, कहने का अर्थ ये है। इसमें ये बता रहा है कि सेंस डेटा के आधार पर हम आलोचना बुद्धि लगा करके ये प्रयोग करेंगे कि वहाँ क्या चीज़ हो सकती है, कहने का अर्थ ये। तो इस आधार पर ज्ञान की सत्यता या असत्यता को प्रतिपादित करने का, प्रमाणित करने का प्रयास किया जा रहा है कि वहाँ ज्ञान सत्य है या सत्य नहीं है। तो बताया जा रहा है कि ज्ञान की चेतना में इंद्रिय प्रदत्त सेंस डेटा ही उपस्थित होता है। ये ज्ञेय पदार्थ का तार्किक प्रारूप होता है, यानी जो पदार्थ जाना जा रहा है, अब वहाँ क्या है, पानी के एक शीशा है, जो भी पदार्थ है वहाँ पर, तो वो पदार्थ एक लॉजिकल स्ट्रक्चर है वो,
यानी ये तार्किक प्रारूप है, बस ये सेंस डेटा जो आएगा वो तार्किक प्रारूप है, यानी लॉजिकल स्ट्रक्चर है वो। अब हम तय करेंगे कि वहाँ पर क्या होगा, ये हमारा डिसीजन होगा। हमें चिंतन सोचना पड़ेगा, तब सत्य या असत्य की बात उपस्थित हो पाएगी। कहने का अर्थ है इसी को इंद्रिय प्रदत्त कहा जाता है। तो यहां देख लेते हैं, यह माध्यम का काम करता है और इसी के द्वारा ज्ञाता ज्ञेय पदार्थ को जान लेता है। अब ये मीडिएट करता है, माध्यम का काम करेगा। ज्ञान और यानी जो ज्ञेय पदार्थ है और ज्ञाता, इन दोनों में अभी द्वैत रहेगा, यानी अलगाव रहेगा, और ये मध्यस्थता का काम करेगा। हम अब अनुमान करेंगे, यानी अपने तर्क के आधार पर, विवेक के आधार पर हम फैसला करेंगे कि वो जो नीली चीज़ दिखाई पड़ रही है, जो नीला कलर है, वो शीशा है कि वो जल है, ये हम फैसला करेंगे। लेकिन हमारे पास उपलब्ध क्या है, इंद्रिय प्रदत्त उपलब्ध है, उसके आधार पर हम फैसला करेंगे। हम तो ज्ञाता हैं, तो हम ही निर्णय करेंगे कि बाहर क्या होगा। कहने का अर्थ ये है, तो यह माध्यम का काम करता है और इसी के द्वारा ज्ञाता ज्ञेय पदार्थ को जान लेता है इंद्रिय प्रदत्त के माध्यम से। यह इंद्रिय प्रदत्त न भौतिक होता है और न मानसिक, क्योंकि वो तो भौतिक है नहीं, न मानसिक है, क्योंकि अभी तो हम डिसीजन नहीं कर पाए हैं कि वो चीज़ क्या है। हमने तो इसका एक बस प्रारूप ले लिया है, एक ढांचा ले लिया है, एक रूप ले लिया है, रंग है उसका, आकार भी हो सकता है किसी चीज़ का। यानी किसी चीज़ को हम बाहर से ग्रहण करेंगे और उसके आधार पर अब हम निर्णय करेंगे कि बाहर क्या पदार्थ है, क्या वस्तु है। तो इसी को सेंस डेटा कहा जाता है, इंद्रिय प्रदत्त है ये। तो ये इंद्रिय प्रदत्त न तो भौतिक होगा और ना ही ये मानसिक होता है, हमारे मन की उपज है। यह बाह्य वस्तु का एक सामान्य प्रारूप हमारे सामने उपस्थित कर देता है। यानी नीली चीज़ में जो भी पदार्थ होगा उसका एक अंश हमने ले लिया है, वो नीला रंग। अब हम फैसला करेंगे कि वहाँ जल है कि कोई शीशा है कि कौन सा पदार्थ है ये। इसी को कहा जाता है इंद्रिय प्रदत्त। ज्ञान शास्त्रीय द्वैतवाद स्थापित कर देगा। इंद्रिय प्रदत्त ज्ञाता और ज्ञेय पदार्थ से भिन्न होता है, क्योंकि एक इंद्रिय प्रदत्त अलग होता है ये, और जानने वाले से और जो ज्ञेय पदार्थ बाहर है, इसका भी डिसीजन नहीं किया गया है, उससे भिन्न होगा। इस कारण एपिस्टेमोलॉजिकल ड्यूअलिज्म की स्थिति ये स्थापित कर देता है। सेंस डेटा के आधार पर अज्ञाता के माध्यम से अब यह निर्णय किया जाएगा कि बाहर किस पदार्थ की सत्ता है, ये अब ज्ञाता के ऊपर होगा। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि ज्ञाता और वो ज्ञेय पदार्थ के बीच ऐसा कोई संपर्क स्थापित नहीं है, जैसा कि पिछले जो दार्शनिक है कहते हैं कि हम सीधे इंद्रियों से जान लेते हैं, यहाँ उसकी प्रतिलिपि आती है, उसके आधार पर हम अनुमान करते हैं। ऐसी कोई बात ये दार्शनिक नहीं बताते हैं। कहीं ना कहीं ज्ञाता और पदार्थ के बीच में अभी भी भेद बना रहता है। अभी कोई भी निर्णय नहीं हुआ है। यह निर्णय तो सेंस डेटा के आधार पर, इंद्रिय प्रदत्त के आधार पर, ज्ञाता के द्वारा और शक्ति लगा करके, बुद्धिमत्ता का उपयोग करके अब निर्णय किया जाएगा कि बाहर किस चीज़ की सत्ता है। कहने का अर्थ है इसीलिए एपिस्टेमोलॉजिकल ड्यूअलिज्म की बात आती है, क्योंकि हम सिर्फ इंद्रिय प्रदत्त को ही जानते हैं। ऐसे में ज्ञाता और बाह्य पदार्थ में द्वैत रहता है, अभी कोई तालमेल स्थापित नहीं हुआ। अब तो फैसला किया जाएगा बाद में। ज्ञान में ज्ञेय पदार्थ को हम ठीक उसी रूप में नहीं जानते जिस रूप में वह सचमुच है, बल्कि उस रूप में जानते हैं जिस रूप में उससे संबंधित इंद्रिय प्रदत्त उसे हमारे सामने उपस्थित करता है। अभी हमने कहाँ जाना कि वो क्या चीज़ है, अभी तो उसका एक हल्की सी झलक हमको मिली है नीले कलर की, और उस आधार पर अभी हम फैसला करेंगे बाद में कि वहाँ क्या वस्तु है। इस आधार पर बताया जा रहा है कि जो ज्ञान में, यानी हमको जो नीला रंग अभी मिला हुआ है, वो ज्ञेय पदार्थ को हम ठीक उसी रूप में नहीं जानते हैं, क्योंकि अभी तो हमने उसको जाना कहाँ है, अभी तो उसका एक अंश हमने लिया है जिस रूप में वो सचमुच है। अभी हम डिसीजन करेंगे बाद में, बल्कि उस रूप में जानते हैं जिस रूप में उससे संबंधित इंद्रिय प्रदत्त उसे हमारे सामने उपस्थित कर रहा है। अभी तो जो हमको इंद्रिय प्रदत्त मिला है तो नीले कलर का मिला है बस। अब हम फैसला करेंगे कि वहाँ क्या चीज़ है। कहने का अर्थ ये यहाँ पर बताया जा रहा है। फिर बात आ रही, जब इंद्रिय प्रदत्त बाहरी वस्तु का सही प्रारूप हमारी चेतना में उपस्थित कर देता है तो हमारा ज्ञान सत्य होता है, वरना सत्य होगा। अब इंद्रिय प्रदत्त ने जो भी डेटा हमको दिया उसके आधार पर हमने निर्णय कर लिया, तो अगर हमारा निर्णय सही होगा तो ज्ञान सत्य होगा, निर्णय गलत होगा तो ज्ञान असत्य हो जाएगा। कहने का अर्थ ये है, यानी निर्णय में हम स्थापित नहीं कर सके कि बाहर जल है तो हम ये मान लेंगे कि बाहर पानी नहीं है। कहने का अर्थ ये है। तो ये हमने मतलब तीनों दर्शनों की समीक्षा के साथ साथ उनके जो सिद्धांत है उसको भी जाना है यहाँ पर। तो देखें यहाँ पे तीनों सिद्धांतों की समीक्षा कर लेते हैं। प्रतिनिधात्मक वास्तववाद के अंतर्गत हम बाह्य वस्तु को नहीं जान सकते, तो हम कैसे जानते हैं किस की बाह्य वस्तु है? भाई हम कैसे बता रहे हैं? हम तो इमेज के माध्यम से, बाहर एक आम का पेड़ है, उसकी इमेज आ रही है, प्रतिनिधि है वो इमेज, रिप्रेजेंटेटिव है वो इमेज, उसके आधार पर हम अनुमान ही करेंगे कि बाहर आम का पेड़ है। तो हम ये कैसे करेंगे? हमारे पास कोई माध्यम है, किसी प्रकार का कोई माध्यम नहीं कि बाहर क्या है।
तो ये डिसीजन नहीं हो पाएगा कि बाहर क्या है, क्योंकि ये भी हो सकता है कि सब कुछ हमारे मन में ही चल रहा हो। बरकली की बात सत्ता अनुभव मूलक है। तो हम बाह्य वस्तु को नहीं जान सकते, तो हम कैसे जानते हैं कि बाह्य वस्तु है? किस आधार पर कह सकते हैं? हम अपने अनुमान की सत्यता की जांच नहीं कर सकते ना। हम अनुमान कर रहे हैं तो अनुमान ही होता है, वास्तविकता तो होती नहीं। तो हम बता नहीं सकते कि बाहर क्या चीज़ है। कहने का अर्थ ये बताया जा रहा है, इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्यय वस्तुओं के अनुरूप होते हैं और किसी भी ज्ञान की सत्यता असत्यता का यही आधार होता है। जो प्रत्यय होते हैं, बाहर जो प्रतिलिपि आ रही है आम के पेड़ की, वो वैसी ही है जैसे कि आम का पेड़ है, इस आधार पर बताया जा रहा है। इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्यय वस्तुओं के अनुरूप होते हैं और किसी भी ज्ञान की सत्यता या सत्यता का यही आधार होता है। तो वस्तु तो रंगीन और गोल आदि होती है, तो क्या प्रत्यय भी ऐसे होते हैं? कहा जा सकता है ना। अगर ये बात कही जा रही है कि भाई आम की इमेज वैसे ही आ रही जैसे बाहर आम का पेड़ है, इस आधार पर आम का पेड़ बाहर है या अनुमान कर लिया, लेकिन आम का तो आकार भी है, उसका तो रंग रूप भी होगा कुछ ना कुछ, वहाँ पर फल लटके हुए हैं, हरे कलर के हैं या पीले हैं, जिस रंग के भी होंगे, तो क्या प्रत्यय भी वैसे ही होते हैं? ये समस्या आ जाएगी, इसलिए इसका समाधान नहीं किया जा सकेगा। फिर बताया जा रहा है नव वास्तववाद। अब इसको भी देख लेते हैं। यह सिद्धांत भ्रम के विषय को वास्तविकता, यानी यह सिद्धांत भ्रम के विषय को भी वास्तविक जगत में स्थान दे देता है, जिससे भ्रम तथा सत्य ज्ञान की वस्तु में भेद करना संभव नहीं हो पाता है। बता दिया था कि बाहर सांप होता है, रस्सी में सांप दिख रहा है तो बाहर है वो, लेकिन यह कि सब्सटेंस के तौर पर है, बस वो एग्जिस्टेंस उसको वहाँ पे नहीं है। लेकिन इससे समस्या का समाधान, भ्रम की समस्या का समाधान नहीं हो पाएगा, स्वप्न की समस्या का समाधान नहीं हो पाएगा। ये समस्याएं आती हैं। भ्रम तथा सत्य ज्ञान की वस्तुओं भेद करना संभव नहीं हो पाता है। भ्रम स्वप्न आदि वस्तुएं संसार में भरी पड़ी हुई हैं। वास्तविक सांप तो काटता है, लेकिन भ्रम वाला सांप काटता नहीं है। यह समस्या भी आ जाएगी। वास्तविक सांप तो काट लेगा, अब हम रस्सी वहाँ सांप देख रहे हैं और चले जाएं तो वो काटेगा नहीं, क्यों? तो वहाँ से रस्सी पड़ी हुई है। तो इसका समाधान कैसे करेंगे? तो कहने के व्यवहार में विसंगति पैदा होने लगेगी। वस्तु के स्वरूप की मन में उपस्थित चेतना और बाह्य वस्तु के स्वरूप में अंतर होता है, दोनों में तादात्म्य नहीं हो सकता। यानी जो बाह्य वस्तु है और उसकी जो प्रतिलिपि आ रही है, इमेज आ रही है, उसमें तालमेल नहीं होगा। एक इमेज की फॉर्म में, एक ठोस रूप में, बाहर उसकी एक हकीकत दूसरी है, और जो चेतना मिल रही है उसका जो प्रतिबिंब मिल रहा है वो प्रतिबिंबात्मक स्थिति है, इमेज के फॉर्म में है, और बाहर कुछ और स्थिति है। तो बताया जा रहा है वस्तु के स्वरूप की मन में उपस्थित जो चेतना होती है, जो आम का पेड़ का प्रतिबिंब हमारी चेतना में उपस्थित हुआ है, वो बाह्य वस्तु के स्वरूप में अंतर होता है। बाह्य वस्तु वैसी नहीं होती है, चेतना के फॉर्म में नहीं होती है। दोनों में तो ऐसे में तादात्म्य नहीं बना पाएंगे, हम इक्वलिटी स्थापित नहीं कर पाएंगे। वस्तु का स्वरूप प्रकाश की किरणों के माध्यम से आंखों तक पहुंचता है। अब बहुत दूरी है, कोई सितारा देख रहे हैं, वहाँ से इमेज आ रही है। अब जब तक इमेज हमारी आंखों में पहुँचेगी दूरी की वजह से, तो चीज़ें कि विज्ञान कहते हैं बदलती रहती हैं, तो उसका स्वरूप बदल जाएगा। हमको कुछ ज्ञान है, वहाँ वस्तु बदल चुकी है, तो ये विसंगति पैदा हो जाएगी। करीब की वस्तुओं के संबंध में तो ये बात सही है, लेकिन दूर की वस्तुओं को क्या करेंगे? तो वस्तु का स्वरूप प्रकाश की किरणों के माध्यम से आंखों तक पहुँचता है, अधिक दूरी के कारण समस्या आ जाएगी, वस्तु का स्वरूप बदलता रहता है। अब समीक्षात्मक वास्तववाद को देख लेते हैं। जब इंद्रिय प्रदत्त वस्तु का यथार्थ स्वरूप हमारे सामने उपस्थित नहीं करते हैं, तब भ्रम की स्थिति पैदा हो जाती है, क्योंकि इंद्रिय प्रदत्त जब यथार्थ नहीं देंगे तो भ्रम बना रहेगा। भ्रम की समस्या रियलिज्म में जो है वो हल नहीं हो पाती है। तो बताया जा रहा है कि जब इंद्रिय प्रदत्त जो सेंस डेटा हैं वस्तु का यथार्थ स्वरूप हमारे सामने उपस्थित नहीं करते हैं, तब भ्रम की स्थिति पैदा हो जाती है। हम ये नहीं जान सकते कि इंद्रिय प्रदत्त वस्तु का सही स्वरूप हमारे सामने उपस्थित करता है। हम किस आधार पर बता पाएंगे? हम बहुत बुद्धिमत्ता, बहुत सारी चीज़ों का उपयोग करके चेक करने की कोशिश करेंगे तो हमें बहुत समय लग जाएगा। जीवन में कभी कभी तत्काल निर्णय करना पड़ता है, वो निर्णय कैसे करेंगे हम? इसलिए इसमें तो कहने के हमें समय लगाना पड़ेगा डिसीजन लेने के लिए। फिर बताया जा रहा है कि इस प्रकार भ्रम की व्याख्या नहीं हो पाएगी। कहने का कि भ्रम की समस्या तीनों ही सिद्धांतों में बनी रहती है, उसका समाधान नहीं हो पाता है। तो यहीं पर अनुमति दें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।